नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुजी में। आज के वीडियो में हम बीपीएससी के साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पिछले वर्षों में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यानी हमको सूची 1 दिया है इधर और सूची सेकंड, इनसे जो सही मैच करेगा उसको मिलाना है। तो ए में दिया है हृदय। हृदय इधर देखो, इधर अंग दिया है और इधर उसमें उपयोग होने वाली तकनीकी का दिया है। तो हृदय के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो हृदय के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये हो गया ए। और मस्तिष्क के लिए ईसीजी इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी का प्रयोग करते हैं, ईईजी। तो मस्तिष्क के लिए ईईजी यानी कि ये 3 वाला बी का हो जाएगा। और कान के लिए आर्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया सी का। और डी जो है वक्ष के लिए मैमोग्राम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो गया डी। यानी कि हमको कोट में मिला लेंगे कौन सा आंसर सही है। तो यानी 1 का सी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा और 4 का डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कोट सही दिया है। तो देखिए ए में दिया है 1 2 3 4, यानी कि ए का दिया है 1, ए का 2 है, यानी कि आंसर गलत हो गया। ठीक। और बी का देखते हैं, ए का 2 दिया है तो ए का 2 सही है। और क्या है, बी का 2 दिया है, सॉरी बी का 1 दिया है तो बी का 1, बी का 3 है, ए आंसर गलत हो गया। और अगला सी देखते हैं, सी में क्या दिया है, ए का 4 दिया है तो ये गलत है क्योंकि ए का 2 है, ए गलत हो गया। और डी का क्या है, ए का 3, ए भी गलत है, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ई सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है हमारे कोशिकांग और उनसे मिलाना है इनका खोज कौन किया था, और मतलब कुछ इधर है इनका खोज कौन किया बताना है। तो माइटोकांड्रिया जो है अल्टमैन इनसे संबंधित है, ये सही है। गाल्जी का है कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी का खोज किया था, तो ये भी सही है। विटामिन का खोज फुंक ने नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये भी सही है। और चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी सही है। यानी कि हमारे सभी आंसर सही हैं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक, यानी कि आंसर ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा है कि इनमें से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन ई। तो विटामिन बी को हार्मोन भी कहा जाता है, सॉरी विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। और चौथा प्रश्न है कि किसी गंभीर दुर्घटना के बाद पहला घंटा जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है तो उसे कौन सा आवर कहते हैं। तो उसे गोल्डन आवर कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पांचवा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यानी इसमें बताना है कि किसका जो है गलत मैच किया गया है। तो आयोडीन 131 का उपचार थायराइड में किया जाता है, ये सही है। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, ये भी सही है। और आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है, ये भी सही है। और सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यक्रम के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो यानी कि इसमें से जो है उपर्युक्त में से एक या एक से अधिक, आंसर ही हमारा सही हो जाएगा। और छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है। तो देखो ऑप्शन में दिया है समुद्री गाय एक स्तनधारी जीव है। और समुद्री सिंह ये भी स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन भी एक स्तनधारी जीव है। इसमें बच गया डायटम जो कि स्तनधारी जीव नहीं है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डायटम। तो अब सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। तो ए में दिया है कीटों में श्वसन वातक तंत्र द्वारा होता है, तो ए कथन सत्य है। भोजन में विषाक्तता का कारण साल्मोनेला बेसिली है, तो ये भी सही है। चमगादड़ उड़ने वाली स्तनपायी जीव है, तो ये भी सही है। तो अगला आगे देखते हैं, डी ऑप्शन है जीवों में नियमों का अध्ययन, जीवन के नियमों का अध्ययन बायोनॉमी कहलाता है, तो ये भी सही है। यानी कि और बच गया ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि आंसर ई सही है। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो यानी पृथ्वी पर जो क्या कहते हैं, जलमंडल वाला भाग है उसको हम क्रोयोस्फीयर कहते हैं। यानी कि जो हमारा जलमंडल है, यानी कि जो बर्फ़ है, ग्लेशियर हैं और जो आइसलैंड होते हैं, इन सब को हम क्रोमोस्फीयर के अंतर्गत लाते हैं, यानी क्रोमोस्फीयर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जलवाष्प पृथ्वी की सतह से कितनी किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, यानी 90 किलोमीटर। यानी 90 किलोमीटर ऊपर तक पृथ्वी पर जलवाष्प पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, शाकाहारी किस पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं? यानी शाकाहारी जीव जो होते हैं किस पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो इसका देखो, पहला दिया है पोषण स्तर 1, तो इसमें जो होता है हमारे पादप आते हैं, यानी उत्पादक आते हैं। जो उत्पादक होते हैं पोषक 1 पे आते हैं, और तो ये गलत है। और पोषक स्तर 2 जिसपे हमारे प्रथम आते हैं, शाकाहारी वाले आते हैं, जिन्हें प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक, तो यानी आंसर बी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, कवक एवं बैक्टीरिया किस समूह के जंतु हैं? तो कवक और बैक्टीरिया, तो पहला ऑप्शन है प्राणी संभोजी। तो प्राणी संभोजी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन तरल और गलित अवस्था में ग्रहण करते हैं, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा है परजीवी। परजीवी जो होता है कि जो कि अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहकर करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। और इसका आंसर सी यानी मृतोपजीवी सही है। कवक और बैक्टीरिया जो है मृतोपजीवी जीव हैं, तो यानी कि आंसर सी सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जैव अपघटक होते हैं। तो जैव अपघटक शाकाहारी होते हैं क्योंकि ये अपना पोषण जो होता है सड़े गले पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे प्रकृति की किडनी के नाम से जाना जाता है? तो आर्द्र भूमि यानी जो हमारी वेटलैंड होती है उसको हम प्रकृति की किडनी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हमारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन किए रहते हैं। यानी कि वहाँ पर जो भी पदार्थ रहता है उसको सड़ा गला करके उसको मिट्टी में मिला देते हैं, यानी सिर्फ प्रकृति की किडनी आर्द्र भूमि को कहते हैं। तो यानी आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा 1971 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, यानी आंसर ए सही है। 15वें निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है? यानी हमको ये बताना है कि इसमें से कौन मैच जो है सही नहीं है। तो कुमाराकाम पश्चिम बिहार जो है केरल में है, ये सही है। और सलीम अली पश्चिम बिहार जो कि गोवा में है, ये भी सही है। और रंगन चिट्टू पश्चिम बिहार ये कर्नाटक में है, ये भी सही है। और घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में, ये भी सही है। तो यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक प्रश्न सही है, यानी आंसर ही सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में आया? तो सामाजिक वानिकी शब्द सबसे पहले 1976 ईस्वी में प्रयोग में आया था। और किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? और राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। और अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाले सबसे प्रभावी कारक कौन है? तो ग्रीन हाउस में सबसे अधिक प्रभावशाली करने वाले कारक पहले आता है जलवाष्प। ठीक, यानी सबसे अधिक जलवाष्प है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, 3rd नंबर पे मीथेन है, और 4थे नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड है। यानी जो लिखा है क्रम वाइज लिखा है, यानी फर्स्ट पे है जलवाष्प, 2nd पे है कार्बन डाइऑक्साइड, और 3rd पे है मीथेन, और 4th पे है नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कि सबसे प्रभावशाली गैस जो है जलवाष्प है। और 18वां देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय और सौर मिशन के तहत वर्ष 2022 तक कितने मेगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2022 तक 1 लाख मेगावाट का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। और यानी कि 2022 तक आते आते सौर ऊर्जा से 1 लाख मेगावाट का ऊर्जा उत्पादित कर सकेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% कटौती का लक्ष्य रखा है। इस कटौती के लिए तुलनात्मक आधार वर्ष माना है। तो 33 से 35% कार्बन के उत्सर्जन में कटौती के लिए 2005 वर्ष अनुमानित किया गया है, यानी कि आंसर सी इसका सही है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से जो तट दिया है इसमें बताना है कि कौन सा जो है क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा से संबंधित नहीं है। तो देखो, तातापानी, मणिकर्ण और तपोवन ये सब जो है भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है, यानी कि पूगा घाटी जो है
ये भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन दिया है जड़ों से, तो ये गलत है। अफीम जो है बिना पके फलों के लैक्टस से, यानी तो जो लैक्टस रहता है एक एसिड रहता है, उसी एसिड से अफीम प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। बिना पके फलों के लैक्टस से अफीम प्राप्त किया जाता है। और प्रश्न नंबर 22 है कि सामान्यतः मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन एवं अनिद्रा संबंधी उपचार में दी जाने वाली दवा है। तो इसका जो उपचार में दवा दी जाती है वो है, देखो यहाँ पे दिया बारबिट्यूरेट और एम्फीटाइमाइंस और बेंजोडाइजेपिन। ठीक, तो ये जो तीनों नाम है, तीनों दवाइयाँ इन डिप्रेशन और अनिद्रा संबंधी उपचार में की जाती हैं, यानी किसका आंसर ई सही जाएगा, यानी एक से अधिक आंसर सही है। ये तीनों दवाइयाँ जो हैं ये डिप्रेशन और अनिद्रा के उपचार में प्रयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है कि गन्ना, मक्का एवं बाजरा इत्यादि में कौन से पौधे के उदाहरण हैं? तो ये C4 के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें जब ग्लूकोज के दौरान इसमें कार्बन क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान इसमें जो है C4 जो पदार्थ बनता है उसमें कार्बन के 4 अणु रहते हैं, इसीलिए C4 पौधे के उदाहरण हैं। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस मिसाइल का हाल ही में सर्वप्रथम रात्रि में परीक्षण किया गया था? तो ऑप्शन है अग्नि 3, अग्नि 2, अग्नि 4 और अग्नि 5। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अग्नि 3 ऐसा पहला हमारा प्रक्षेपण किया गया था जो रात्रि में किया गया था, जो कि ओडिशा अब्दुल कलाम द्वीप से प्रक्षेपित किया गया था, यानी रात्रि में सर्वप्रथम प्रक्षेपित किया जाने वाला मिसाइल जो है अग्नि 3 है, जो कि ओडिशा अब्दुल कलाम द्वीप से प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्लैक होल का जो सिद्धांत था इसका प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका डी सही आंसर है। तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें बताना है कि किस लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहला है कि विशेष सापेक्षिकता सिद्धांत के लिए, दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, तीसरा है विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, चौथा है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो था आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी आंसर भी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे, यानी प्रकाश विद्युत का आविष्कार किसने किया था? तो अभी इनके जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक थे वे थे हर्ट्ज। ये जो हर्ट्ज थे इन्होंने प्रकाश विद्युत का आविष्कार किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव का। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका आंसर ये सही है। अब अगला प्रश्न है, स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T90S युद्धक टैंक का क्या नाम दिया गया था? तो जो यानी कि जो पहला T90 स्वदेशी तकनीक से युद्धक टैंक तैयार किया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था भीष्म, यानी भीष्म नामक युद्ध टैंक को सर्वप्रथम स्वदेशी तरीके से बनाया गया था। और अगला प्रश्न है कि SMPS का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है इसका फुल फॉर्म? SMPS। तो SMPS का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इसमें आंसर सी यानी हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, SMPS का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है कि 31वां, ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखो ठोस से जब द्रव बनती है यानी को उसको कहते हैं गलन, और ठोस से गैस बने तो ऊर्ध्वपातन, जो कि सी पर दिया है, और द्रव से वाष्प बने तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गलन, यानी ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, यानी आंसर ये सही है। अगला प्रश्न है कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो देखो द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि ऑप्शन बी दिया है।
और विशेष स्थिति में द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें 2 जुड़ जाता है और एक है बॉस-आइंस्टीन और दूसरा है प्लाज्मा। तो देखो इसमें 3 और 5 दोनों दिया है, तो इसमें से हम किसी एक को नहीं टिक करेंगे। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है। आगे दिया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से एक से अधिक है, इसीलिए आंसर ई सही हो जाएगा। जब यदि यहाँ पे केवल 3 रहता, ऑप्शन में 5 नहीं रहता, तो 3 पे टिक करते, और यदि केवल 5 रहता, 3 रहता, तो 5 पर टिक करते। तो यहाँ पे दोनों दिया है और ऑप्शन में भी दोनों दिया है, तो ये एक से अधिक, तो हम एक से अधिक पर टिक करेंगे। अब अगला प्रश्न है कि सामान्यतः आदर्श गैस कहा जाता है, यानी किसको हम आदर्श गैस बोलेंगे। तो आदर्श गैस क्या होता है, जो अवोगाद्रो के नियमों का पालन करे और क्या कहते हैं, और मतलब बायल के नियमों को पूर्णतः पालन करे, इन सब को हम सामान्यतः आदर्श गैस कहते हैं। तो आदर्श गैस क्या है, जो बायल के नियमों को पूर्णतः पालन करे, चार्ल्स के नियमों को पूर्णतः पालन करे और अवोगाद्रो के नियमों का भी जो पूरी तरह से पालन करे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ई, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आदर्श गैस क्या होती हैं, जो चार्ल्स के नियमों का पालन करे, बायल के नियमों का पालन करे और अवोगाद्रो के नियमों का भी पालन करे। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि से आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो इसका ए आंसर सही है। अब अगला प्रश्न है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग क्या होता है, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, यानी 2 मिश्रण रहेगा, उसमें से एक पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि इसका आंसर ए सही है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 36वां है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है। यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो उन तीनों में से किस पर किसी भी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्याओं पर ही किसी भी तत्व के रासायनिक गुण का निर्धारण होता है। अगला है प्रश्न 37वां। तो 37वां प्रश्न क्या कह रहा है कि औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो औषधि विज्ञान के पिता का नाम है हिप्पोक्रेट्स। क्या है, हिप्पोक्रेट्स, यानी कि आंसर बी, हिप्पोक्रेट्स को औषधि विज्ञान का पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम औषधि का उपयोग किया था। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि इलिसा नामक जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है। तो इलिसा जो होती है HIV के लिए प्रयोग की जाती है, यानी HIV रोग के उपचार के लिए इलिसा नामक जांच किया जाता है पहचान के लिए। तो इसमें आंसर बी, यानी HIV सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि इनमें से किस रोग का वाहक एडीज एजिप्टी नामक मच्छर नहीं है। तो एडीज एजिप्टी नामक मच्छर जो है मलेरिया का वाहक नहीं है, क्योंकि मलेरिया का जो वाहक होता है प्रोटोजोआ होता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मलेरिया का वाहक होता है, और इसमें से चिकनगुनिया, पीत ज्वर और डेंगू, इन सब का वाहक एडीज एजिप्टी नामक मच्छर होता है। केवल मलेरिया ही ऐसा है जिसका मच्छर क्या कहते हैं, एडीज एजिप्टी नामक मच्छर वाहक नहीं होता है, इसका वाहक होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दमा एवं गंजापन बीमारी की वजह है, यानी दमा और गंजापन किसके कारण होता है। तो ये कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है दमा और गंजापन जो होता है वो कवक के कारण होता है, यानी कवक के ही प्रभाव से ही गंजा एवं दमा बीमारी होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न है कि त्वचा, स्तन, मस्तिष्क में होने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है। यानी जो हमारे स्किन में स्किन कैंसर और स्तन कैंसर और जो मस्तिष्क कैंसर है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कार्सिनोमा कहा जाता है, यानी कि आंसर सी सही है, यानी कार्सिनोमा कहते हैं मस्तिष्क कैंसर को, त्वचा कैंसर, स्तन कैंसर, इन सब कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं, आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है। देखो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो होती है लगभग वो फिट क्या कहते हैं मीटर में देखें तो 8 से 9 मीटर होती है। ठीक, 8 से 9 मीटर होती है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई, और यदि फिट में देखें तो लगभग 30 फीट होती है, यानी कि आंसर भी इसका सही जवाब है। यानी कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 8 से 9 मीटर, फिट में देखें तो 30 फीट होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
अगला प्रश्न है मम्प्स है, तो मम्प्स के बारे में बताना है कि मम्प्स क्या है। मम्प्स एक बीमारी है जो कि हम इसको आम भाषा में गलसुआ बोलते हैं। गलसुआ बीमारी जो कि वायरस से होता है, यानी मम्प्स क्या है, एक बीमारी, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में बता दें, लार में मुख्य रूप से 2 ही पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम, यानी दूसरा जो है लाइसोजाइम पाया जाता है। पहला एंजाइम होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम, यानी इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान करें। तो इसमें से हमको बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। असत्य में क्या है, देखें क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। ऑप्शन दिया अमाशय प्रोटीन पाचक का प्रमुख स्थान होता है। तो अमाशय ये भी सही है, क्योंकि अमाशय में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और बी में क्या दिया है, मनुष्य में लगभग 600 मिलीलीटर पित्त रस स्रावित होता है। तो ये भी सही है। तीसरा क्या है, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। तो ये भी सही है, मुख गुहा की पिछली भाग को ग्रसनी कहते हैं। और डी क्या कह रहा है, मनुष्य की आंख की लंबाई सामान्यतः 22 फीट होती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो होता है लंबाई होती है 22 फीट होती है। और तो ऑप्शन ई बचा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यानी एक से अधिक सही, यानी ऑप्शन ई जो है हमारा सही जवाब है। तो यानी कि इसमें सत्य कथन का पहचान करना था, तो इसमें से सभी कथन हमारे सत्य हैं, आंसर ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है विटामिन ए का संश्लेषण गृह है, यानी कि विटामिन ए का संश्लेषण हमारे किस अंग में होता है। तो है यकृत, हमारे लीवर में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। तो आंसर भी सही हो जाएगा, यानी यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जब ऑक्सीकरण होता है इसका, तो ये जब विखंडित होता है तो उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए इसको कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं ग्लूकोज को। यानी आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 48 नंबर प्रश्न है दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश के किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे कि प्रकीर्णन, जब प्रकाश का किरण आता है वायुमंडल में तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है। तो प्रकीर्णन होने से वो जो नीला रंग होता है चारों तरफ फैल जाता है, तो इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। तो यानी इसका ऑप्शन ए प्रकीर्णन सही हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है व्यक्तिकरण के उदाहरण हैं, यानी हमको बताना है इसमें कौन कौन से उदाहरण जो है वो व्यक्तिकरण के उदाहरण हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई पड़ना। तो साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई पड़ना यह भी व्यक्तिकरण का उदाहरण है। जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखाई देना यह भी व्यक्तिकरण का उदाहरण है। सीडी का रंगीन दिखाई देना, यानी सीडी को जब देखते हैं तो कई कलर का दिखाई देता है, ये भी व्यक्तिकरण का उदाहरण है। बी एवं सी दोनों, देखो यहाँ पे बी सी और ए तीनों है, इसीलिए ए डी गलत हो जाएगा। यानी कि ई बचा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यानी कि एक से अधिक है, यानी कि ए बी और सी सही, तो आंसर ई सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है। तो परमाणु घड़ी जो होती है वो सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परमाणु घड़ी जो होती है सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है। अगला प्रश्न समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है, इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होती है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है, यानी कारण क्या है, इसका बताना है कि इंद्रधनुष क्यों बनता है। तो इंद्रधनुष जो है प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन द्वारा बनता है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण बारिश की बूंद पर जाती है तो वहाँ से उसका अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है, तो इसलिए आंसर सी सही हो जाएगा, यानी अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर है, क्या है कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किस दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता के लिए प्रयोग किया जाता है, अबिंदुकता जो नामक दृष्टि दोष है इसी को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
एक बैरल सामान्यतः कितने लीटर की माप धारिता को कहते हैं, यानी एक बैरल में कितना लीटर आता है इसको मापने में। तो एक बैरल में 159 लीटर को मापा जाता है, जो कि सामान्यतः कच्चे तेलों के नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बैरल का उपयोग कच्चे तेलों को नापने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कितने मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है, यानी कि मैक जो है उस चाल का मापक है, तो कह रहा है कितने मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। तो जब 5 मैक से अधिक होता है चाल तो उसको हाइपरसोनिक चाल कहते हैं। जब तो इसका आंसर इस जगह, यानी 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सौर मास क्या है। तो एक सौर मास क्या है, तो देखो एक सौर मास जो है क्या है, 30 दिन है, 28 दिन है, 6 माह है, 1 साल। तो इसमें से कोई नहीं है, एक सौर मास यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। 57 नंबर प्रश्न है कि 57 नंबर है कि हृदय गति मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो हृदय गति को नापने के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। देखो जहाँ पर भी कार्डियो शब्द आ जाए तो वहाँ पे हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि पहले प्रश्न में देखा था हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हार्ट के लिए प्रयोग होता था, और यहाँ पे कार्डियोग्राम भी है, ये भी हार्ट के लिए उपयोग है। यानी कार्डियो शब्द जहाँ भी रहेगा वो हृदय से ही रिलेटेड रहेगा। तो ठीक यहाँ पे हृदय की गति को मापने के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है, यानी आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि थर्म किसकी यूनिट है। तो थर्म जो है उष्मा का यूनिट है, यानी उष्मा का मात्रक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी इसका आंसर भी सही हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। यह है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी इसको सही सही मिलाना है कि इसमें हमको कूट दिया है, उससे बताना है कौन सा सही आंसर है। तो देखो दोस्तों, ये पहला दिया है सूची 1 में ए उच्च वेग। तो उच्च वेग का मात्रक जो होता है मैक होता है, ठीक, यानी कि इसका ए है, ए का 1 है, ठीक, ए का 1 है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि इसके सामने दिया है, यानी बी। दाब का मात्रक जो होता है वह पास्कल होता है, यानी इसका सी दिया। यानी और बचा ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, डी। यानी कि सब ए से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से है। तो हम कोट में देखते हैं कहीं दिया है 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे देखो ए में 2 से शुरू किया है, ए नहीं सही होगा। बी में 1 से है, लेकिन 1 2 यहाँ पे 3 नहीं दिया है, ए लाइन बदल दिया है। हमको क्या देना है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो यहाँ ए बी सी डी दिया है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 चाहिए। तो यानी कि ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है, यानी कि आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो पहला क्या है, चाल सदिश राशि है। तो चाल जो है सदिश नहीं, एक अदिश राशि है, ठीक है। और विस्थापन अदिश राशि है, विस्थापन जो कि एक सदिश राशि है। चाल अदिश है और विस्थापन सदिश है। दूरी जो है सदिश राशि है, ये भी गलत है। दूरी जो है एक अदिश राशि है। विस्थापन का मान सिर्फ धनात्मक होता है, जी नहीं, विस्थापन का मात्र ऋणात्मक भी होता है। तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ही बचा कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर ई सही हो जाएगा। यानी कि कथन बताना था कौन सा सत्य है, सत्य नहीं है। तो 62 नंबर प्रश्न है। त्वरण का एसआई मात्रक होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और प्रश्न नंबर 63 दिया है कि v बराबर u प्लस AT में v बराबर क्या होता है। देखो v बराबर होता है अंतिम वेग और u बराबर होता है प्रारंभिक वेग। a बराबर होता है त्वरण, यानी a बराबर होता है त्वरण और t बराबर होता है टाइम। तो हमको पूछा यहाँ पे v बराबर क्या होगा। तो v बराबर हो जाएगा अंतिम वेग, यानी आंसर सी सही हो जाएगा इसका। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म है, यानी प्रथम बौनी धान कौन सी है। तो प्रथम बौनी धान तो जया है, जो कि
चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित किया गया है? ये भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी है? तो प्रथम बौनी धान की किस्म जया है, जो कि चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित किया गया है। यानी 64 नंबर का सही जवाब जाएगा बी, जया। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मच्छरों में नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। यानी मच्छर के नियंत्रण के लिए किस कीटभक्षी मछली का प्रयोग किया जाता है? तो है गैम्बुसिया। ठीक, गैम्बुसिया नामक मछली का प्रयोग मच्छर के नियंत्रण के लिए किया जाता है, जो कि कीटभक्षी मछली है। यानी इसका आंसर डी, गैम्बुसिया सही है जाएगा। अगला प्रश्न है कि फसल लॉगिंग विधि क्या है? ठीक, फसल लॉगिंग विधि क्या है? तो फसल लॉगिंग विधि जो है, फसल उत्पाद के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे विश्लेषण विधि है। ठीक, यानी फसल लॉगिंग विधि फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण है। यानी कि किस पोषक तत्वों की ज़रूरत है पेड़ पौधों को, उसी को हम फसल लॉगिंग कहते हैं। ये फसल लॉगिंग विधि, यानी कि 66 का ए आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिसके लिए आवश्यक है। तो हरित क्रांति के लिए क्या क्या आवश्यक है? अधिक उर्वरक और अधिक पानी। जितना अधिक उर्वरक देंगे उतनी अच्छी से हमारी फसल होगी, और जितना पानी मिलेगा उतने अच्छे से। तो यानी कि हरित क्रांति में अधिक उपज देने के लिए अधिक उर्वरक और अधिक पानी की आवश्यकता होगी। यानी कि आंसर भी इसका सही है, यानी कि अधिक उर्वरक और अधिक पानी। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? तो दीर्घकालिक परिवर्तन जो होता है वह जलवायु परिवर्तन का कारक नहीं होता है। ठीक, और बाकी जो दिया है हिमीय संकेतक, वनस्पतिक संकेतक और विवर्तनिक संकेतक, ये सब जलवायु परिवर्तन के संकेतक हैं। तो जो कि इसका आंसर डी, दीर्घकालिक परिवर्तन जो है जलवायु परिवर्तन के संकेतक नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रफेलसिया। ठीक, जो कि लगभग 10 मीटर का होता है। यानी विश्व का सबसे बड़ा फूल होता है रफेलसिया। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रफेलसिया, आंसर ए, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? यानी हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। यानी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि ऑप्शन बी में है। यानी कि हृदय का सर्वप्रथम प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि पेस मेकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पेस मेकर को SA नोट्स के द्वारा भी पेस मेकर को जाना जाता है। यानी पेस मेकर का दूसरा नाम है SA नोट्स। इसका आंसर ए सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? यानी कि इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है वाइपर, दूसरा है कोबरा, तीसरा है अजगर और चौथा है कोरल स्नेक। तो इसमें से जो अजगर होता है ये जहरीला सांप नहीं होता है, और बाकी सब जो है इसमें से जहरीले सांप हैं। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन से सांप जहरीले नहीं है? तो अजगर जो है जहरीला सांप नहीं होता है। यानी आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन जो है कृत्रिम हृदय है। ठीक, कृत्रिम हृदय है जिसको हम जार्विक सेवन कहते हैं। तो जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय, जो कि ऑप्शन सी सही है, कृत्रिम हृदय जार्विक सेवन। अगला प्रश्न है कि मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। यानी जो टमाटर है ये किसका स्रोत है? इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अम्ल क्या कहते हैं, टमाटर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि आंसर सी सही है। यानी साइट्रिक अम्ल जो है टमाटर का बहुल स्रोत है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही रूप से मैच नहीं किया गया है। तो इसमें पहला दिया है कि अर्बन और स्मिथ में दिया है अंतः अंग केंद्रन का पता लगाया। तो इसका जो है अंतः अंग केंद्रन का पता लगाया ऐसा ही अर्बर और स्मिथ ने अंतः अंग केंद्रन का पता लगाया था। और बी दिया है कि फेल्डमैन ने क्या कहा था? एग्रोबैक्टीरियम
युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया था। टी डीएनए का विकास किया था, तो ये भी सही है। फेल्डमैन ने टी डीएनए युक्त परजीनी पादपों का विकास किया था। तीसरा है मूलिस। मूलिस जो है पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया, यह भी सही है। मूलिस ने पॉलीमेरस श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया था। और डी क्या है, डी दिया है कि टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का पता लगाया था, जो कि डीएनए में होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का पता लगाया था टेमिस और बाल्टीमोर ने, यानी कि इसका चारों ऑप्शन सुमेलित है, ए बी सी डी, यानी चारों सुमेलित है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, टेफ्लॉन क्या है। ठीक, तो टेफ्लॉन क्या है कि क्लोरोफ्लोरो या फ्लोरोकार्बन है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन, यानी कि इसका आंसर डी सही हो जाएगा, यानी फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन को फ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें बताना है किसका जो मैच दिया है आगे उसके वो गलत है। देखो, पायरिन जो है अग्निशामक में उपयोग किया जाता है, तो पायरिन अग्निशामक ये सही है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। फ्रेयान जो है यह प्रशीतक में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक है, यह गलत है। फ्लोरीन जो है कार्बन का अपर रूप होता है, यानी कि तो फ्लोरीन क्या है, गलत है। यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक, तो यानी 78 का जो आंसर डी हो जाएगा, फ्लोरीन, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब पायरिन भी सुमेलित है और सल्फर डाइऑक्साइड भी और फ्रेयान, ये तीनों सुमेलित हैं। और ऑप्शन डी फ्लोरीन जो कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो है कार्बन का अपर रूप है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें बताना है किस बंध से बना होता है। तो इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। ठीक, बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बेंजीन में 12 सिग्मा और 6 पाई बंध होते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एथिल अल्कोहल में से निम्न को मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है, यानी एथिल अल्कोहल में क्या मिला दिया जाता है कि वो पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो उसमें क्या होता है, मेथनॉल और पेरीमिडीन। मेथनॉल और पेरीमिडीन को जब मिला देते हैं तो विषाक्त यानी जहर बन जाता है, जिसके पीने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, मेथनॉल एवं पेरीमिडीन, यानी जब इसको अल्कोहल में मिला देते हैं तो अल्कोहल जहर बन जाता है, जिसको पीने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। तो मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। ठीक, और इसको अन अल्कोहल भी कहा जाता है। अन अल्कोहल, वुड स्पिरिट भी मेथिल अल्कोहल को कहा जाता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, यानी कि मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शक्कर के कीड़न से क्या बनाया जाता है। ठीक, तो यानी शक्कर के कीड़न से एथाइल अल्कोहल। ठीक, इसको एथाइल अल्कोहल, जिसको हम आमतौर पे अल्कोहल बोलते हैं। ठीक, तो शक्कर के कीड़न से अल्कोहल बनाया जाता है, यानी कि इसका आंसर ये सही है। अगला प्रश्न है कि शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। ठीक, शीरा, तो मोलेसस जो है वह अल्कोहल के लिए, जो कि शक्कर से ही बनाया जाता है। जिस शक्कर का जब कीड़न होता है तो इसी शीरे का निर्माण होता है, और ये शीरा जो होता है होता है एथिल अल्कोहल, जिसको सामान्य रूप से अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पे शीरा जो है अल्कोहल के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, यानी अल्कोहल के उत्पादन के लिए शीरा जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर सी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक बहुलक है, यानी ये किसका बहुलक है। तो आइसोप्रीन का ये बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो प्लास्टिक में जो है पॉलीएथिलीन नामक गैस उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर डी
सही हो जाएगा। पॉलीएथिलीन नामक गैस प्लास्टिक से उत्पन्न होती है। तो यानी कि आंसर डी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो 86 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए पॉलीएमाइड, ठीक, पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनवाने के लिए या बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक बहुलक है। ठीक, अब यानी कि इसका आंसर बी जो है सही है कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, पॉलीएमाइड नामक बहुलक का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है, यानी कि पानी में जो अस्थायी रूप से कठोरता आती है। ठीक, अभी हम 10th क्लास में केमिस्ट्री में क्वेश्चन था कि मतलब पानी की कठोरता किस लिए आती है, यदि उसमें कौन सा तत्व उपस्थित रहे। तो उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड व सल्फेट दो कोई भी हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट दोनों में से कोई भी रहेगा तो यह जल कहलाएगा, कठोर जल कहलाएगा। तो यानी कि आंसर सी सही है, यानी कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट उत्तरदायी हैं, यानी कि आंसर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है। पानी जो होता है उसमें आयनिक लवण आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ठीक, क्योंकि पानी का जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसीलिए इसमें आयनिक विलायक, आयनिक लवण बहुत ही अच्छी तरह से घुल जाते हैं। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि पानी का जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण बहुत अधिक होने के नाते उसमें आयनिक लवण आसानी से घुल जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा समुद्री जल को क्या कहते हैं, समुद्री यानी खारे जल को शुद्ध जल में बदलते हैं। तो उत्क्रम परासरण द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जाता है, यानी आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखो यही जो प्रश्न था हम समुद्री जल, तो समुद्री जल को शुद्ध जल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या है, इसी क्वेश्चन को बदल दिया है कि खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका भी जवाब हो जाएगा उत्क्रम परासरण, यानी उत्क्रम परासरण विधि द्वारा खारे पानी को शुद्ध पानी में बदला जा सकता है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। ठीक, तो इसमें से दिया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीलियम गैस को नोबेल गैस कहते हैं, क्योंकि ये अपना पूरा डुप्लेट्स इस पूरा कर लिया रहता है। बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी अपना अष्टक या अपना कोई भी कोर्स कंप्लीट रूप से पूरा नहीं किए रहते हैं। तो हीलियम को नोबेल गैस कहते हैं, यानी आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा यानी आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है। तो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, और जिसमें से नाइट्रोजन का 78% सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन का 21 पॉइंट कुछ परसेंट है, और आर्गन का भी 0.93 कुछ परसेंट है। तो यानी कि सबसे कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि बी इसका सही आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 93 नंबर प्रश्न है कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। तो गोताखोरों को जो सिलेंडर अपनी पीठ पर रखे रहते हैं, तो उसमें जो होता है ऑक्सीजन तथा हीलियम दोनों गैस भरी रहती हैं। ठीक, ये नहीं कि केवल ऑक्सीजन रहता है, दोनों गैस, ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैस प्रयुक्त होता है गोताखोरों के सिलेंडर में। तो इसका यानी कि सही आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। अगला प्रश्न है कि सोने को घोला जा सकता है, यानी सोने को किसमें विलय किया जा सकता है। तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो सोने को केवल और केवल एक्वा में ही उसको घोला जा सकता है, यानी अम्लराज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। ठीक, अम्लराज में ही सोने और प्लेटिनम जैसे अक्रिय धातु को घोला जा सकता है, जिसमें क्या कहता है
क्या कहता है कि HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में रहता है। 3:1 के अनुपात में HCl और HNO3 रहता है। उसी में ही सोने को, प्लेटिनियम, यानी जो भी अक्रिय धातु हैं उनको घोला जा सकता है, यानी गलाने की क्षमता अम्लराज रखता है। तो इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड भी गलत हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड भी गलत हो जाएगा, और सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल ये भी गलत हो जाएगा। यदि यहाँ पे HCl होता तो सही रहता, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी गलत है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी आंसर ही सही है। तो सोने को घोलने की क्षमता कौन रखता है? अम्लराज, जिसमें अम्लराज में आयतन के अनुसार 3 भाग HCl और एक भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है CaSO4 ½ H2O होता है। ठीक, यानी कि उसमें आधा अणु जल होता है क्रिस्टलन का, तो CaSO4 ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, जो कि आंसर भी सही है। अगला है प्रश्न, माइका क्या है? ठीक, माइका क्या है? तो इसमें बताना है मतलब क्या है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक या कुचालक है। तो माइका जो होता है ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। माइका जो है विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? यानी अभ्रक जो है किस उद्योग का कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस उद्योग में? तो विद्युत उद्योग में अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन कराता है क्या कहलाता है? यानी कि विज्ञान का ऐसा क्षेत्र जो मानव और यंत्र के बीच के स्वचालन और संचार का अध्ययन कराता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको साइबरनेटिक्स कहते हैं। ठीक, साइबरनेटिक्स में विज्ञान का ऐसा क्षेत्र है, यानी ऐसा भाग है विज्ञान का जिसमें मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन और संचार का अध्ययन किया जाता है, उसे हम साइबरनेटिक्स कहते हैं। और साइबरनेटिक्स को साइंस ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक, साइंस ऑफ कंट्रोल साइबरनेटिक्स को। तो यानी इसका 98 का आंसर भी साइबरनेटिक्स सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समय मापक विज्ञान है। ठीक, समय मापक विज्ञान होरोलॉजी। ठीक, होरोलॉजी में समय मापक के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि होरोलॉजी जो है समय मापक विज्ञान है। समय मापक की इसमें गतिविधियों के बारे में अध्ययन करते हैं होरोलॉजी। इसका आंसर जो हो जाएगा सी, इसका आंसर जो है सी सही है, होरोलॉजी। समय मापक विज्ञान होरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है, यानी फ्रिक्शन और स्नेहक, ये जो घर्षण और स्नेहक है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको अध्ययन को ट्राइबोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी, जो कि आंसर डी ऑप्शन बी दिया है, यानी ऑप्शन बी में ट्राइबोलॉजी दिया है, जो कि सही जवाब है इसका। यानी घर्षण और स्नेहक के अध्ययन को ट्राइबोलॉजी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोती का मुख्य अवयव होता है। तो मोती का जो मुख्य अवयव होता है CaSO4 होता है। ठीक, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कैल्शियम सल्फेट को मोती का मुख्य अवयव होता है। ठीक, कैल्शियम सल्फेट मोती का मुख्य अवयव होता है। सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, CaCO3, सॉरी यहाँ पे CaCO3 जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मोती का मुख्य अवयव होता है, यानी कि 101 का आंसर डी सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। ठीक, तो किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है, तो है सोडियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम क्लोराइड को एक पदार्थ जब अन्य पदार्थ से गर्म करेंगे तो अम्ल बनता है, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकता है, क्योंकि? तो मतलब ये कह रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि मतलब स्त्री के तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित क्यों हो सकता है? वर्णांधता की बीमारी जिसमें हमको कुछ निश्चित कलर के लिए
हमारी आंखें संवेदनशील नहीं होती, यानी उस कलर को नहीं पहचान पाएंगी, जिसको हम वर्णांधता कहते हैं। तो ये पुरुषों में क्यों होता है? तो देखो, यह जो होता है वर्णांधता, यह एक्स क्रोमोजोम से ही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो एक्स क्रोमोजोम हम लोगों में होता है, इसलिए हम लोग में ज़्यादा संभावना बनी रहती है। स्त्रियों में एक्स क्रोमोजोम नहीं रहता है, इसलिए उनमें पुरुषों की तुलना में बहुत कम संभावना बनी रहती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है। तो अगला प्रश्न है, भारी पानी वह होता है, यानी मुझे पूछ रहा है कि पानी, भारी पानी क्या होता है? तो देखो, पानी का क्या होता है? H2O, ठीक, H2O। लेकिन जब इसके समस्थानिक को हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से DTO बनाते हैं, तो यहाँ पे इसे भारी पानी हो जाता है। यानी कि हाइड्रोजन के स्थान पर उसके समस्थानिक को यदि रख दें DTO, ड्यूटेरियम को, तो भारी पानी बन जाता है। तो इसमें देखो ऑप्शन बी दिया है कि भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप से ले लेता है, यानी उसका समभाजक D2O ले लेता है, ठीक, तो भारी पानी बन जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे भविष्य के ईंधन के रूप में जानते हैं? तो भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन है, जिसकी पूरी संभावना है कि आगे भविष्य में इसको हम ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे, और इस वक्त भी इसका कुछ प्रयोग हो रहा है। तो भविष्य में इसकी मतलब पूर्ण संभावना है कि ईंधन के रूप में कब पूरी तरह से प्रयोग में किया जाएगा। तो इसका आंसर ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि बैक्टीरिया में DNA कितने रूपों में पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में DNA 2 रूपों में पाया जाता है, यानी आंसर भी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक, ट्रांसक्रिप्टोम किसके अणुओं की पूर्ण श्रृंखला होती है? तो ट्रांसक्रिप्टोम जो है mRNA की अणुओं की पूर्ण श्रृंखला होती है। ट्रांसक्रिप्शन mRNA, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, mRNA के अणुओं की पूर्ण श्रृंखला होती है ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कपास किस कुल का पौधा है, यानी किस कुल में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालवसे। मालवसे कुल में कपास का पौधा पाया जाता है, यानी कपास का पौधा मालवसे कुल का पौधा है, ठीक। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी मालवसे कुल का कपास पौधा होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि मसालों के बागान या मसालों के बगीचे के नाम से प्रसिद्ध है। तो मसालों के बगीचे के नाम से केरल राज्य बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी केरल राज्य को मसाले के बगीचे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हल्दी में किस तत्व की प्रमुखता से एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है? यानी कि हल्दी में कौन सा तत्व पाया जाता है जिससे उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करक्यूमिन। करक्यूमिन तत्व जो है उपस्थित होने के नाते उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, यानी कि आंसर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है कि केसर प्राप्त किया जाता है। तो केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो केसर जो है पुष्प की वर्तिका और पुष्प की वर्तिकाग्र दोनों से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ए पुष्प की वर्तिका से और पुष्प की वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, जो कि दोनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक, पुष्प का। तो दोनों से केसर प्राप्त किया जाता है, तो और तने से नहीं प्राप्त किया जाता है, ठीक, तो गलत हो जाएगा। पत्तियों से भी नहीं प्राप्त किया जाता है, तो यानी कि इसका आंसर ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें एक से अधिक वाला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई सही है। केसर जो है एक पुष्प की वर्तिका और पुष्प के वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, इसका सही आंसर ई हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी नस्ल गाय की प्रजाति की नहीं है? तो देवनी, रेड सिंधी, गिर, साहिवाल, इसमें से कौन सा कह रहा है कि गाय की नस्ल की नहीं है? तो इसमें से देखो जो भी हैं सब देवनी, रेड सिंधी, साहिवाल, ये सब नस्ल जो है गाय की ही प्रजाति की हैं, ठीक। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें जो सब है सब गाय की प्रजाति की हैं, तो इसका आंसर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चारकोल राट रोग होता है। तो चारकोल राट नामक रोग कहाँ होता है, यानी किस पौधे में होता है?
और किस उसके भाग में होता है? तो कुछ सोयाबीन में होता है और मकई में होता है और सूरजमुखी में होता है। इन तीनों में ही चारकोल राट नामक रोग होता है। सोयाबीन में, ठीक, सोयाबीन में, मकई में और सूरजमुखी में, इन तीनों में चारकोल राट नामक रोग होता है और चने की झाड़ी में इसमें नहीं होता है। ठीक, तो इसका यानी कि ए बी सी तीनों सही है। तो यानी कि इसमें मारेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक होने के नाते आंसर ही इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 113 का जो है आंसर ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। तो इंसुलिन का स्रावण जो होती है बीटा कोशिका करती हैं, जो कि हमारे अग्नाशय में पाई जाती हैं। यानी बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। यानी आंसर ही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखाई देना क्या कहलाता है? जैसे कि महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखने का मतलब जैसे उनमें दाढ़ी मूंछ आना और आवाज़ भारी होना, ठीक, ये सब जो लक्षण है ये सब जब दिखाई देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विरिलिज्म। ठीक, इसको विरिलिज्म कहते हैं। विरिलिज्म यानी कि जब महिलाओं में पुरुष के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आए और मतलब उनका आवाज़ जो है भारी होना, ठीक, जैसे उनका आवाज़ थोड़ा पतला होता है ना, तो पतला न रहे, ठीक, तो उसको विरिलिज्म कहते हैं। यानी आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक, तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, तो ये बात सही है, केवल पादप कोशिकाओं में ही लवक पाए जाते हैं, तो ये नहीं सही है और इस प्रश्न के हिसाब से एक क्वेश्चन गलत है। ठीक, और कार्क ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही दिया है, यानी कि इसे पूछा है कि असत्य कथन, ठीक, तो ये भी ये सत्य है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। एकेसिया पौधों की लकड़ी से कच्चा प्राप्त किया जाता है। एकेसिया जो है पौधे की लकड़ी से कच्चा प्राप्त किया जाता है, तो एकेसिया जो है पौधे की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, ठीक, तो ये भी सही है, तो इसके हिसाब से भी गलत हो जाएगा। और पादप कोशिका में सिलिया नहीं पाया जाता है, तो सिलिया जो है ये जंतु में आता है, ठीक, तो सिलिया जो है जंतु में आता है, तो पादप कोशिका में नहीं रहेगा, तो यानी कि सॉरी दोस्तों, इसमें जो है पादप कोशिका में सिलिया पाया जाता है, हम यहाँ पे सिपिया समझ रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे पादप कोशिकाओं में सिलिया नहीं पाया जाता है, ये बात एकदम सही है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ई जो है ये सही हो जाएगा। इन उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि असत्य है, इनमें सभी कथन जो था वो सत्य दिया था, ठीक, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, यानी कि स्टेनलेस स्टील किससे बनाया जाता है? तो वह लोहा, क्रोमियम एवं कार्बन मैग्नीज से बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील ऑप्शन पहला सही है, ऑप्शन ए, यानी लोहा, क्रोमियम और कार्बन मैग्नीज से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीले थोथे का रासायनिक सूत्र है CuSO4 इंटू 5H2O, यानी कापर सल्फेट के साथ 5 अणु क्रिस्टलन का जल भी जलयोजित रहे, तो उसको हम नीला थोथा बोलते हैं, ठीक, यानी कापर सल्फेट इंटू 5H2O सही है, यानी कि ऑप्शन ए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। 119 नंबर है कि कांच को बनाने में निम्नलिखित में से किस तत्व को शामिल नहीं किया जाता है? तो जो होता है कांच को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक, ये बताना है। तो ऑप्शन में दिया है सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, सिल्वर सिलिकेट, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों कांच बनाने में सिलिका का, सोडियम सिलिकेट का और कैल्शियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है, और इसमें सिल्वर सिलिकेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक, तो पूछा है कांच बनाने में किस तत्व का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें से सिल्वर सिलिकेट का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सिल्वर सिलिकेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? यानी खाने की वस्तुओं के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोनेट, ठीक, सोडियम बेंजोएट को खाने वाले वस्तुओं के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट। ठीक, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होती है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी जो होती है एंजाइम होती है। ठीक है, एंजाइम जो होती है हमारी जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज कर देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम को प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में निष्क्रिय गैस हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो इसमें से अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का धुआं निकलता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। यानी कि पीतल के बर्तन को जब कलाई करते हैं तो उस समय गर्म बर्तन की सफाई करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है। तो उसमें से अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का धुआं निकलता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि 10 वाट के 10 बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाए तो कुल विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो देखो 10 वाट का बल्ब है, ठीक, 10 वाट का बल्ब है, इसको और 10 बल्ब है, ठीक, 10 वाट का 10 बल्ब है और इसको 10 घंटे जलाया जाता है। तो देखो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000 वाट। ठीक, तो 1000 वाट का खर्च होगा। 1000 वाट में क्या होता है, 1000 वाट 1000 बराबर होता है 1 यूनिट। ठीक, 1 यूनिट। तो यानी कि यदि 10 वाट के 10 बल्ब को 10 घंटे जलाएंगे तो कुल विद्युत ऊर्जा जो होगी 1 यूनिट यानी 1000 वाट खर्च होगी, यानी कि आंसर बी इसका सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध है। अब बताइए इसमें कि अर्धचालक का जब तापमान बढ़ाते हैं तो अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। तो अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, यानी आंसर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मेनियम, कार्बन एवं सेलेनियम इत्यादि उदाहरण हैं। तो ये सब अर्धचालक के उदाहरण हैं। जर्मेनियम जो है, सेलेनियम जो है, ये सब अर्धचालक हैं। ठीक, इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धचालक। ठीक, जर्मेनियम, सेलेनियम ये सब अर्धचालक के उदाहरण हैं। 127 नंबर प्रश्न देखते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव का जो है एसआई मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक, जूल प्रति कूलाम होता है और इसका बोल्ट भी होता है। ठीक, बोल्ट भी बोलते हैं, जूल प्रति कूलाम को बोल्ट बोलते हैं, यानी इसका दोनों मात्रक हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम भी हो जाएगा और बोल्ट, क्योंकि जूल प्रति कूलाम को ही हम बोल्ट कहते हैं। तो यानी कि इसका ए और बी दोनों सही है। ओम तो होता है प्रतिरोध का मात्रक, ठीक, और जूल भी वर्क का मात्रक होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें ए और बी दोनों सही है। ठीक, और सी डी गलत है। तो यानी कि ऑप्शन ई देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ई दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, यानी कि ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि जूल प्रति कूलाम और बोल्ट दोनों ही एसआई मात्रक होता है विद्युत विभव का। तो ऑप्शन ई सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि CFL में कम दाब पर पारे के साथ अन्य कौन सी गैस भरी जाती, कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है। तो इसके साथ साथ आर्गन, ठीक, CFL में कम दाब पर मरकरी के साथ साथ आर्गन, जेनान और नियान ये तीनों गैसें भी भरी जाती हैं। तो आर्गन भरे या तो जेनान या तो नियान, तीनों गैसें भरी जाती हैं, यानी कि ABC दोनों सही, तीनों सही है। तो इसमें ऑप्शन ई देखते हैं क्या दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से एक से अधिक सही रहेगा, यानी कि CFL में जो आर्गन, जेनान और नियान तीनों गैस प्रयोग की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन ई यानी एक से अधिक सही रहेगा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 129 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक, इसमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। देखो ब्लोअर इमर्सन जो है ये नाइक्रोम्स है, इसमें
नाइक्रोम लगा रहता है इमर्सन में और ब्लोअर में, ठीक, ये सही है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन लगा रहता है, यह भी सही है। हैलोजन लाइट में टंगस्टन और सोडियम का मिश्र धातु दोनों रहता है, यह भी सही है। और CFL में मरकरी भरा रहता है, ये भी सही है। यानी कि हमारा जो ABCD तीनों जो चारों जो है ये पूरी तरह से सही सुमेलित है। तो इसका सही हो जाएगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये 129 प्रश्न का आंसर ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत चालकता की यूनिट है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो इसका म्यू जो है ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी विद्युत चालकता की यूनिट है। अगला प्रश्न देखते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो का कार्य क्या है? डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है सही है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? 132 नंबर प्रश्न है कि आइंस्टीन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट ने सर्वप्रथम कब खुशहाली को पर्यावरण के साथ जोड़कर देखा गया? तो वर्ष 2020 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट आया था, जिसमें सर्वप्रथम खुशहाली को पर्यावरण के साथ जोड़कर देखा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2020, यानी आंसर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ब्लू फ्लैग है, तो ब्लू फ्लैग एक ट्रेडमार्क है, ठीक, जो कि एक गैर सरकारी संगठन के अंतर्गत चलाता है ट्रेडमार्क। तो ब्लू फ्लैग जो है एक ट्रेडमार्क है, ठीक, इसका आंसर भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पैंडेमिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो पैंडेमिक जब कोई महामारी फैलती है, कोई बड़े स्तर बड़े लेवल पे, तो उसको हम पैंडेमिक घोषित करते हैं, यानी जो कि बड़े बड़े एरिया में प्रयोग, जैसे कोई राज्य होगा किसी देश में, पूरे देश में, तो उसको हम पैंडेमिक शब्द का प्रयोग करते हैं संक्रमण महामारी के संदर्भ में, ठीक, तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न 136, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग DNA प्रतिबंधन में किया जाता है, सॉरी DNA मैनेजमेंट में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। DNA मैनेजमेंट यानी DNA प्रतिबंधन तकनीकी में प्रयोग किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, तो इसका ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज के लिए केरी बी मूलिस को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज के लिए करेबी बी मूलिम को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 21 वर्ष दिया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1993। 1993 में केरी बी मूलिस को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 1993। अगला प्रश्न है कि स्टेट ऑफ इंडिया बर्थ रिपोर्ट 2020 के तहत पिछले 25 वर्षों में किस पक्षी की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ठीक, तो स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के तहत 25 वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि रोजी स्टर्लिन नामक पक्षी की हुई है, तो रोजी स्टर्लिन नामक पक्षी की सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, रोजी स्टर्लिन। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए-सैट मिसाइल का वास्तविक नाम क्या है? तो ए-सैट मिसाइल का वास्तविक नाम है पृथ्वी डिफेंस व्हील मार्क सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी पृथ्वी डिफेंस व्हील मार्क ए-सैट मिसाइल का वास्तविक नाम है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं, तो परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है, यानी कि परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बल प्राकृतिक बल नहीं है? तो देखो गलत है, इसका ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि एक प्राकृतिक बल है, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। और दुर्बल नाभिकीय बल भी प्राकृतिक बल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा है कि विद्युत चुंबकीय बल भी एक प्राकृतिक
बल है, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। और प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल ये दोनों ही प्राकृतिक बल हैं, तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएंगे। यानी कि इसमें पूछा कि कौन सा बल प्राकृतिक बल नहीं है, तो ये सब जो दिया था सब प्राकृतिक बल हैं, यानी कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। यानी उपयुक्त में से कोई भी प्राकृतिक बल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेले का आयोजन किया गया, तो ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेले का आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया था, इनकी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ETRSS नामक उपग्रह किस देश का है, तो यह इथियोपिया का पहला उपग्रह है। ETRSS इथियोपिया का पहला उपग्रह है, जो कि चीन के सहयोग द्वारा भेजा गया है, तो यानी कि इसको याद रखिएगा। ETRSS नामक उपग्रह इथियोपिया का पहला उपग्रह है, जो कि अमेरिका के सहयोग से चीन के सहयोग से भेजा गया है, यानी कि 143 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इथियोपिया। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी रोबोकॉप को किस देश के पुलिस में सम्मिलित किया गया है, तो दुबई में रोबोकॉप को पुलिस अधिकारी के रूप में सम्मिलित किया गया है। दुबई में विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी रोबोकॉप को पुलिस में सम्मिलित किया गया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपने एल्गोरिदम का नाम भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के नाम पर रखा, तो वह था इजराइल। ठीक, इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने अपने एल्गोरिदम का नाम भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के नाम पर रखा है, तो यानी ऑप्शन सी इजराइल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला देश जिसमें बायोमेट्रिक प्राइवेसी कोड लागू किया गया था, तो विश्व का पहला देश कौन है जिसमें बायोमेट्रिक प्राइवेसी कोड लागू किया, वह था ऑस्ट्रेलिया। ठीक, यानी आंसर सी ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश है जो बायोमेट्रिक प्राइवेसी कोड लागू किया था। ठीक, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सर इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम यूरेनियम विखंडन से कितने जूल ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो यदि 1 किलोग्राम यूरेनियम का विखंडन हो तो उसमें 10⁻14 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यदि 1 किलोग्राम यूरेनियम का विखंडन हो तो 10⁻14 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि युविका वैज्ञानिक कार्यक्रम को किस संस्था द्वारा संचालित किया गया है, तो युविका वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो द्वारा 2019 में संचालित किया गया है, यानी इसका ऑप्शन बी सही जवाब है, इसरो। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का वर्तमान में 57वां स्थान है वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कास्पेड्रोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग प्रजाति है। ठीक, यानी कह रहा है कि ये जो दिया है कि किस प्रजाति का जानवर है, यानी कास्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग। ठीक, तो यह जो है घोंघे प्रजाति का है। ठीक, ये जो जानवर है यह घोंघे की प्रजाति का जानवर है। तो दोस्तों ये हो गए पूरे हमारे 150 प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि BPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।